अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 202 का मॉड्यूल 18 से 22 स्टडी करेंगे। इन मॉड्यूल्स में हम HTML ब्लॉक्स, लेआउट, आईफ्रेम्स, फॉर्म्स और कलर्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि HTML में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। पहली कैटेगरी है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरी कैटेगरी है इनलाइन एलिमेंट्स। अब इस कंपैरिजन टेबल में देखो कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जब ब्राउज़र में डिस्प्ले होते हैं तो ये अपने से पहले और बाद में एक नई लाइन क्रिएट करते हैं, मतलब ये पूरी विड्थ ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं H1, P, UL और टेबल। अब देखते हैं इनलाइन एलिमेंट्स को। इनलाइन एलिमेंट्स लाइन ब्रेक नहीं लाते, ये अपनी जगह पर ही कंटेंट के साथ रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं B टैग, TD टैग, A टैग और IMG टैग। तो याद रखें, ब्लॉक एलिमेंट्स नई लाइन से शुरू होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स नहीं। अब बात करते हैं डिव एलिमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझो। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो दूसरे HTML एलिमेंट्स के लिए कंटेनर का काम करता है। इसका अपना कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, इसके पास कोई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स नहीं है, लेकिन स्टाइल और क्लास कॉमनली यूज होते हैं। क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है, ब्राउज़र इसको डिस्प्ले करते वक्त उससे पहले और बाद में लाइन ब्रेक लगाता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप डिव को CSS के साथ यूज़ करते हैं तो आप पूरे ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट को स्टाइल कर सकते हैं। मतलब डिव बेसिकली एक खाली डब्बा है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं और फिर CSS से उस डब्बे को स्टाइल कर सकते हैं। अब स्पैन एलिमेंट को समझते हैं और देखते हैं कि ये डिव से कैसे डिफरेंट है। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है जो टेक्स्ट के लिए कंटेनर का काम करता है। बिल्कुल डिव की तरह स्पैन का भी अपना कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता और इसके भी कोई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट फ़र्क ये है कि डिव ब्लॉक लेवल है और स्पैन इनलाइन है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, यहाँ हेडिंग में लिखा है माई इम्पॉर्टेंट हेडिंग और इम्पॉर्टेंट वर्ड को स्पैन टैग में रैप किया है, जिसमें स्टाइल में कलर रेड दिया है। तो सिर्फ वो एक वर्ड रेड हो जाएगा, बाकी हेडिंग वैसे ही रहेगी। अब इस टेबल में कंपेयर करो दोनों को। डिव पूरी लाइन लेता है, स्पैन सिर्फ टेक्स्ट के साथ रहता है। डिव लेआउट के लिए यूज होता है, स्पैन टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए। अब आते हैं HTML लेआउट पर। लेआउट का मतलब है कि आप अपने वेब पेज के कंटेंट को कैसे अरेंज करते हैं, और इसका एक कॉमन तरीका है डिव एलिमेंट्स यूज करना। इस डायग्राम में देखो कि एक टिपिकल वेब पेज लेआउट कैसे बनता है। इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है हेडर। ये पेज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां टाइटल या हेडिंग आती है। दूसरा है नैव। ये नेविगेशन सेक्शन है जहां लिंक्स होते हैं, जैसे लंदन, पेरिस, टोक्यो। तीसरा है सेक्शन। ये मेन कंटेंट एरिया है जहां असल इन्फॉर्मेशन होती है। और चौथा है फुटर। ये पेज का सबसे नीचे वाला हिस्सा है जहां कॉपीराइट या कॉन्टैक्ट इन्फो होती है। अब इस कोड एग्जाम्पल में देखो कैसे हर एक हिस्से को एक डिव में रैप किया गया है और हर डिव को एक यूनिक ID दी गई है: हेडर, नैव, सेक्शन और फुटर। इन IDs की वजह से हम CSS में हर सेक्शन को अलग से स्टाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि CSS से ये लेआउट कैसे स्टाइल होता है। इस कोड एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। सबसे पहले हेडर का CSS है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, टेक्स्ट का कलर वाइट है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है और पैडिंग 5 पिक्सेल्स है। इसके बाद नैव सेक्शन का CSS है। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है, हाइट 300 पिक्सेल्स, विड्थ 100 पिक्सेल्स और फ्लोट लेफ्ट दिया है ताकि ये कंटेंट के लेफ्ट साइड में रहे। अब सेक्शन का CSS देखें। विड्थ 350 पिक्सेल्स है, फ्लोट लेफ्ट है ताकि ये नैव के बाजू में आए और पैडिंग 10 पिक्सेल्स है। और लास्ट में फुटर का CSS। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और क्लियर बोथ दिया है। क्लियर बोथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऊपर नैव और सेक्शन दोनों फ्लोट यूज़ कर रहे थे, तो फुटर को बोलना पड़ता है कि तुम दोनों फ्लोट्स के नीचे आओ। इस तरह से CSS के साथ डिव एलिमेंट्स मिलकर एक प्रॉपर पेज लेआउट बना देते हैं। एक और तरीका है लेआउट बनाने का, टेबल्स यूज़ करके। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें। इस कोड एग्जाम्पल में एक टेबल यूज़ हुआ है जिसमें एक लैंप की इमेज और उसके साथ कुछ टेक्स्ट है। CSS से इस टेबल को स्टाइल किया गया है। विड्थ 100%, बॉर्डर दी गई है और पैडिंग सेट की गई है। लेकिन ये डेफिनेशन याद रखें, टेबल एलिमेंट लेआउट टूल के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। टेबल्स का ओरिजिनल पर्पस डेटा डिस्प्ले करना है, लेआउट बनाना नहीं। तो आजकल लेआउट के लिए डिव एलिमेंट्स और CSS यूज़ करना बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। टेबल सिर्फ टैबुलर डेटा के लिए यूज़ करो।
अब मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं, HTML आईफ्रेम। पहले इस डेफिनेशन को समझो। आईफ्रेम का मतलब है इनलाइन फ्रेम। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे आप एक दूसरी HTML डॉक्यूमेंट को अपनी करंट डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, मतलब एक पेज के अंदर दूसरा पेज दिखा सकते हैं। अब इस कोड एग्जाम्पल में देखो बेसिक सिंटैक्स क्या है। आप लिखते हैं आईफ्रेम टैग और उसमें src एट्रीब्यूट में URL देते हैं। बस इतना ही चाहिए बेसिक आईफ्रेम के लिए। इसके बाद देखते हैं हाइट और विड्थ कैसे सेट करते हैं। आप हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, जैसे विड्थ 200 और हाइट 200। ये वैल्यूज बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स में होती हैं, लेकिन आप % भी दे सकते हैं। और अगर आपको आईफ्रेम के अराउंड जो डिफॉल्ट ब्लैक बॉर्डर आती है वो हटानी है तो स्टाइल एट्रीब्यूट में बॉर्डर नन लिख दो। तो 3 चीजें याद रखें, src से URL देना, हाइट विड्थ से साइज सेट करना और बॉर्डर नन से बॉर्डर हटाना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। आप आईफ्रेम को एक लिंक का टारगेट बना सकते हैं। इस कोड एग्जाम्पल और डायग्राम में समझो कैसे काम करता है ये। पहले आप आईफ्रेम को एक नेम एट्रीब्यूट देते हैं, जैसे नेम इक्वल्स आईफ्रेम ए। फिर आप एक एंकर टैग बनाते हैं जिसमें href में कोई URL देते हैं, जैसे google.com, और टारगेट एट्रीब्यूट में वो सेम नेम लिखते हैं, आईफ्रेम ए। अब जब यूजर उस लिंक पर क्लिक करेगा तो google.com करंट पेज में नहीं खुलेगा, बल्कि वो आईफ्रेम के अंदर खुलेगा। तो नेम एट्रीब्यूट आईफ्रेम को आइडेंटिफाई करता है और टारगेट एट्रीब्यूट लिंक को बताता है कि कंटेंट कहाँ डिस्प्ले करना है। अब आते हैं मॉड्यूल 21 पर, HTML फॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझो। HTML फॉर्म्स का काम है यूजर से इनपुट कलेक्ट करना। जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना नाम लिखते हैं, पासवर्ड डालते हैं या कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये सब फॉर्म्स के थ्रू होता है। फॉर्म बनाने के लिए आप फॉर्म टैग यूज करते हैं। फॉर्म टैग के अंदर आप डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स रखते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और सबमिट बटन्स। तो फॉर्म एक कंटेनर है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअल इनपुट फील्ड्स हैं। अब देखते हैं फॉर्म के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। आज हम 2 मेन टाइप समझेंगे। पहला टाइप है टेक्स्ट इनपुट। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट लिखने से एक 1 लाइन टेक्स्ट फील्ड बन जाता है जिसमें यूजर टाइप कर सकता है। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए 2 टेक्स्ट फील्ड्स बनाई गई हैं। हर फील्ड को एक नेम एट्रीब्यूट दिया गया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब दूसरा टाइप देखते हैं, रेडियो बटन। इनपुट टाइप इक्वल्स रेडियो लिखने से रेडियो बटन्स बनते हैं। इन कार्ड्स में देखो, रेडियो बटन्स का खास फीचर ये है कि यूजर सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, जैसे मेल या फीमेल में से सिर्फ एक चूज कर सकते हैं। और नोटिस करो कि दोनों रेडियो बटन्स का नेम एट्रीब्यूट सेम है, सेक्स, क्योंकि सेम नेम होने से ब्राउजर समझता है कि ये एक ग्रुप है और सिर्फ एक सिलेक्ट होना चाहिए। अब समझते हैं कि फॉर्म का डेटा सबमिट कैसे होता है। इस फ्लो डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले यूजर फॉर्म में डेटा। अब समझते हैं कि फॉर्म का डेटा सबमिट कैसे होता है। इस फ्लो डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले यूजर फॉर्म में डेटा फिल करता है, फिर एक सबमिट बटन होता है, इनपुट टाइप सबमिट, जिस पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट होता है। लेकिन डेटा जाएगा कहाँ, ये एक्शन एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, फॉर्म टैग में एक्शन इक्वल्स टू एक्शन पेज डॉट PHP लिखा है। इसका मतलब है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो डेटा एक्शन पेज डॉट PHP फाइल को भेजा जाएगा, जो सर्वर पर एक स्क्रिप्ट है। वो स्क्रिप्ट उस डेटा को प्रोसेस करेगी। और अगर आप एक्शन एट्रीब्यूट नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म करंट पेज पर ही सबमिट होता है। तो फ्लो ये है, यूजर डेटा फिल करता है, सबमिट बटन दबाता है और डेटा एक्शन एट्रीब्यूट में स्पेसिफाइड पेज पर चला जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन समझते हैं, गेट और पोस्ट मेथड्स का। ये दोनों तरीके हैं फॉर्म डेटा भेजने के। इस टेबल में कंपेयर करो दोनों को। पहले गेट मेथड, ये डिफ़ॉल्ट मेथड है। जब आप गेट यूज़ करते हैं तो फॉर्म का डेटा पेज के URL में विजिबल होता है, जैसे एड्रेस बार में दिखेगा actionpage.php फर्स्ट नेम इक्वल्स मिकी एंड लास्ट नेम इक्वल्स माउस। ये तब यूज़ करना चाहिए जब फॉर्म सबमिशन पैसिव हो, जैसे सर्च इंजन क्वेरी, और कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना हो। अब देखते हैं पोस्ट मेथड को। पोस्ट में फॉर्म का डेटा URL में विजिबल नहीं होता, ये डेटा रिक्वेस्ट बॉडी में जाता है। ये तब यूज़ करना चाहिए जब आप डेटा अपडेट कर रहे हो या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, जैसे पासवर्ड। पोस्ट ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि डेटा एड्रेस बार में नज़र नहीं आता। तो याद रखें, नॉन सेंसिटिव डेटा के लिए गेट, सेंसिटिव डेटा के लिए पोस्ट। अब 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं फॉर्म्स के बारे में। पहली चीज़ है नेम एट्रीब्यूट की इम्पॉर्टेंस। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, यहाँ फर्स्ट नेम फील्ड में नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया गया,
लेकिन लास्ट नेम में नेम इक्वल टू लास्ट नेम दिया है। जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो सिर्फ लास्ट नेम का डेटा जाएगा, फर्स्ट नेम का डेटा सबमिट नहीं होगा क्योंकि उसके पास नेम एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये रूल याद रखें, हर इनपुट फील्ड में नेम एट्रीब्यूट होना ज़रूरी है, वरना वो डेटा सबमिट नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं फील्ड सेट और लेजेंड को। फील्ड सेट एलिमेंट रिलेटेड फॉर्म फील्ड्स को एक ग्रुप में रखता है और उनके अराउंड एक बॉर्डर ड्रॉ करता है, और लेजेंड एलिमेंट उस ग्रुप का टाइटल या कैप्शन डिफाइन करता है। जैसे इस कोड एग्जाम्पल में फील्ड सेट के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेजेंड दिया गया है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम फील्ड्स हैं। ये फॉर्म को विजुअली ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल बनाता है। अब लास्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, मॉड्यूल 22 HTML कलर्स। HTML में कलर स्पेसिफाई करने के 3 तरीके हैं। इन्हें इन कार्ड्स में एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है हेक्साडेसिमल कलर्स। ये हैश साइन के बाद 6 कैरेक्टर्स में लिखे जाते हैं। फॉर्मेट है #RRGGGB। हर वैल्यू 00 से FF के बीच होती है। जैसे नीला कलर होगा #0000FF और लाल होगा #FFFF00। अब दूसरा तरीका देखते हैं, RGB कलर्स। ये RGB फंक्शन में लिखे जाते हैं जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज 0 से 255 के बीच होती हैं। जैसे नीला होगा RGB 0,0,255 और लाल होगा RGB 255,0,0। और तीसरा तरीका है कलर नेम्स। मेजर ब्राउज़र्स 140 स्टैंडर्ड कलर नेम सपोर्ट करते हैं, जैसे ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो वगैरह। अब इस टेबल में देखो, तीनों तरीकों से आप सेम कलर डिफाइन कर सकते हैं। ब्लू को आप #0000FF लिख सकते हैं, RGB 0,0,255 लिख सकते हैं या सिंपली ब्लू लिख सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज़ 0 से 255 तक कंबाइन करके आपको 16 मिलियन से ज़्यादा डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। चलिए, अब इन पॉइंट्स की चेकलिस्ट में क्विक रिकैप करते हैं जो आज हमने कवर किया। मॉड्यूल 18 में हमने सीखा कि ब्लॉक एलिमेंट्स नई लाइन लेते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स नहीं लेते, और डिव ब्लॉक लेवल कंटेनर है जबकि स्पैन इनलाइन कंटेनर है। मॉड्यूल 19 में हमने सीखा कि डिव एलिमेंट्स और CSS के साथ वेब पेज लेआउट कैसे बनाते हैं, हेडर, नैव, सेक्शन और फुटर। मॉड्यूल 20 में हमने आईफ्रेम समझा, एक पेज के अंदर दूसरा पेज एम्बेड करना और उसे लिंक टारगेट बनाना। मॉड्यूल 21 में हमने HTML फॉर्म्स कवर किए, टेक्स्ट इनपुट, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन, एक्शन एट्रीब्यूट, गेट वर्सेस पोस्ट मेथड्स, नेम एट्रीब्यूट और फील्ड सेट। और मॉड्यूल 22 में हमने HTML कलर्स के 3 तरीके समझे, हेक्साडेसिमल, RGB और कलर नेम्स। तो स्टूडेंट्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस ज़रूर करें अपने कोड में। अल्लाह हाफिज़।